Yes, last time we were discussing the elements of story and achieving the totality of effect. How one can achieve that totality of effect. Today we are to proceed further and try to complete these elements of short story as we have discussed. Unity of action, unity of place, and brevity must be there. Now we are to proceed further with taking plot as the central point. As you know very well that plot is the most important aspect of every story, or it is said that plot is the soul. Plot is the soul of story. Without soul there is no life. Like the role of soul in our body, the same role has been given to plot. And without plot there is no story. So it is of utmost importance that what type of plot we create, we want to present in our story, no doubt. Yes, I am giving you some details. Listen it carefully. Plot, character and setting have no individual significance of their own. Try to grasp the sentence. What is being said? Plot, character and setting, they don't have individual significance. इंडिविजुअल सिग्निफिकेंस क्या होता है कि अपने आप में अलग से उनको महत्व मिलना, अलग से प्रासंगिकता मिलना, बिकॉज दे आर the part and parcel of story in such a manner that we cannot separate them from the story. Somehow difficult for the students of your level. Still, I would like to make it very clear that you cannot separate dance from the dancer. Getting the point? समझ में आ रहा है? वापस बता रहा हूं, आप जो नृत्य है उसको नर्तक से अलग नहीं कर सकते हैं. आप ऐसा कर सकते हैं ये तो डांस रहा, ये डांसर रहा, ये तो नाचने वाला है, ये नाचने वाला और उसका नाच दोनों सेपरेट किए जाने की स्थिति में कभी नहीं होते, क्योंकि नाच का अस्तित्व तो नाचने वाले से ही है. नाचने वाले की, नर्तक की भाव भंगिमाओं को ही तो नृत्य बोलते हैं. वो कोई उससे अलग थोड़ी है. इसी तरीके से जो स्टोरी है उसमें कैरेक्टर है, सेटिंग है, प्लॉट है, ये सब स्टोरी के एक इनसेपरेबल हिस्से हैं. ध्यान में रखना, इनसेपरेबल पार्ट हैं. तो इनको हम अलग से एक डिस्कशन का, सिग्निफिकेंस का मुद्दा नहीं रख सकते. ऑल्दो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, माइंड इट, समझ. जैसे नृत्य को भी लोग समझने का खूब प्रयास करते हैं, खूब स्पर्धाएं होती है, कला की परख होती है, उसमें नर्तक को थोड़ी समझा जाता है, नृत्य को समझा जाता है कि ये वैसा करता है, ये वैसा करता है, ये वैसा करता है, ये वैसा करता है. उसी प्रकार से हम प्लॉट है, कैरेक्टर है, सेटिंग है, इनको समझने का प्रयास जरूर करते हैं, पर इनको अलग करने का प्रयास हम नहीं करते. They are so united as they contribute to the unity of effect.
इतना अधिक वो आपस में जुड़े हुए होते हैं कि वो उनकी जो एक यूनिटी है, सभी चीजों को मिलाने पर जो रिजल्ट तैयार होता है वही इफेक्ट ओरिजिनल इफेक्ट होता है और वही हम ऑडियंस को और रीडर को देना चाहते हैं। माइंड इट। प्लॉट अकॉर्डिंग टू पो। हम शुरू से पो के दिए हुए डेफिनेशन पे प्रोसीड कर रहे हैं। आपको बताया विश्व के महानतम शॉर्ट स्टोरी राइटर्स में से एक हैं एडगर एलन पो। पो के अनुसार क्या है? Not merely complexity of incidents, but in its most rigorous acceptations, it is that from which no component atom can be removed, and in which none of the component atoms can be displaced without ruining the whole. प्लॉट क्या है? देखो, प्लॉट में क्या बताया है पो ने कि इतना महत्वपूर्ण होता है उसका एक एक तत्व। किसका? प्लॉट का। इसमें से नो कंपोनेंट एटम कैन बी रिमूव्ड। एक एटम भी उसमें से हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। स्टोरी की जो टोटलिटी है, स्टोरी का जो इम्पैक्ट है, वो स्पॉइल किए बिना उसमें से कुछ भी हटाना संभव नहीं है। यही उसकी विशेषता है प्लॉट की। प्लॉट जो तैयार किया है डिजाइन, तो उसमें से अब देखिए, जैसे अपना रूम है, हम जिस किसी भी रूम में बैठते हैं तो वो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है। ध्यान में रखना, फिनिश्ड प्रोडक्ट है। अब वो कितने अनगिनत चीजों को मिलाकर बना है आपको पता होता है। उसमें सीमेंट, बजरी, लोहा, ईंटें, कितने कितने काठ, खिड़कियां, शीशे, पता नहीं कितनी कितनी चीजें होती हैं। पर उसमें से, रूम में से क्या हम एक भी ईंट उसकी टोटलिटी को प्रभावित किए बिना निकाल सकते हैं क्या? जैसे दीवार है अभी मेरे पीछे, तो उसमें से अपने एक ईंट निकाल लें तो क्या उसकी जो पूर्णता है, क्या उसका प्रभाव है, वो स्पॉइल होगा या नहीं होगा? 101% होगा। ठीक इसी प्रकार से प्लॉट में से ये कह रहे हैं कोई एटम भी रिमूव नहीं किया जा सकता है, डिस्प्लेस भी नहीं किया जा सकता है कि यहां से यहां। नो, इट इज नॉट अलाउड। प्लॉट में कुछ भी परिवर्तन अलाउ नहीं है। विदाउट रूइंग टू द होल, सीधी सी बात है। अगर आप करोगे तो फिर पूरा जो होल है, पूरा का पूरा एक, इसको बोलते हैं इम्पैक्ट है, वो खराब हो जाएगा। According to Poe, incident or tone is essential to any work of art desiring unity of effect. क्या बता रहे? देखो, इंसिडेंट और टोन। टोन क्या होता है? लहजा, तरीका, कि किस तरीके से चीजें प्रेजेंट की जाएगी। हर एक कहानी का अपना एक एटमॉस्फेयर होता है। किसी कहानी में स्थान का बड़ा भारी महत्व होता है, किसी में कोई पात्र का होता है, किसी में परिस्थितियों का होता है, पर वो चीजें चलती रहती है, पैरेलल, साथ साथ चलेगी। वर्क ऑफ आर्ट डिजायरिंग यूनिटी ऑफ इफेक्ट। यस, जिसमें यूनिटी ऑफ इफेक्ट की डिजायर हो, जिस कला में
तो उसमें फिर टोन है वो एक उसका आवश्यक हिस्सा होता है। द चॉइस ऑफ इफेक्ट इज द फर्स्ट requisite in literary composition and structural devices. As incident or tone become significant as means to an end. थोड़ी सी लैंग्वेज आप देखिए, ग्रेस करने में परेशानी होती हो तो 2 बार 3 बार आप उसको समझेंगे। चॉइस ऑफ इफेक्ट, इसमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द ये है चॉइस ऑफ इफेक्ट, कि हमारी चॉइस ऑफ इफेक्ट क्या है, हम कैसा प्रभाव उत्पन्न करना चाहते हैं। ये हम कंपोनेंट एलिमेंट्स ऑफ ए शॉर्ट स्टोरी पढ़ रहे हैं, ध्यान में रखना। तो जब हम बनाएंगे शॉर्ट स्टोरी तो हमारे दिमाग में पहले से ऐसा विचार होना चाहिए, क्या विचार होना चाहिए कि इसका एज ए होल इम्पैक्ट क्या आने वाला है, पढ़ने वाले पर, देखने वाले पर कैसा प्रभाव आएगा और हम कैसा प्रभाव उत्पन्न करना चाहते हैं। जैसा प्रभाव हम उत्पन्न करना चाहते हैं उसी प्रकार की हम सामग्री काम में लेंगे कि नहीं लेंगे। जैसा अपने को बनाना है तो वैसा ही तो चीज काम में लेंगे, इसमें कोई डाउट थोड़ी। वो यहाँ पे अपने को बता रहे हैं। और ये चीजें क्या है, मीन्स टू एन एंड, जो बीच में स्ट्रक्चरल डिवाइस है, इंसिडेंट्स है, ये सारे के सारे क्या है, माध्यम है। किस चीज का माध्यम है, एक लक्ष्य का। एंड बेटा लक्ष्य भी होता है, ध्यान रखना, छोर भी होता है, किनारा भी होता है और अंत तो होता ही होता है। END बता रहा हूं। तो जो एंड आप अटेन करना चाहते हो उसके ये सारे के सारे क्या हैं, माध्यम है। The unity of effect can be achieved by the combination of incident and tone in different ways. इन चीजों को, घटनाओं को, लहजे को अलग अलग तरीके से हम मिलाकर अलग अलग तरीके के प्रभाव को उत्पन्न कर सकते हैं। In all sorts of composition, these two elements are essential, and it is the predominance of the one over the other that gives structural coherence to a work of art. क्या इंसिडेंट और टोन ये दोनों हर एक कार्य में पाए जाएंगे। अब कहीं पर टोन महत्व हो जाता है, कहीं इंसिडेंट ज्यादा। प्रीडोमिनेंस का मतलब प्रमुखता से सामने आना। तो कहीं समय परिस्थितियों के अनुसार टोन ज्यादा महत्वपूर्ण होती है और कहीं इंसिडेंट ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। The effect that a narrative communicated is generally foreshadowed in the opening itself. कि कहानी से क्या इफेक्ट आएगा ये कहानी के शुरू में ही पता चल जाता है लगभग, कोई कंपल्सरी नहीं है। फोरशैडो का मतलब होता है कि दूर का अनुमान सा लग जाना। The opening at once strikes the keynote of the story and gives direction to the final effect produced by the story. ओपनिंग है वो कहानी का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसीलिए तो अपने क्या बोलते हैं कि गुड बिगिनिंग इज हाफ डन। गुड बिगिनिंग इज हाफ डन। तो अच्छी जो शुरुआत है वो आधा काम हो गया, ये मान लो। तो अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, देखो कि शुरू में ही जो स्ट्राइक द की नोट ऑफ द स्टोरी, स्ट्राइक का मतलब होता है उद्घोषणा करना, टकराना और एक माहौल बना देना। क्या माहौल बना देता है, की नोट ऑफ द स्टोरी एंड गिव डायरेक्शन टू द फाइनल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द स्टोरी। गिव डायरेक्शन है, ध्यान रखना कि किसको डायरेक्शन देता है, किसको दिशा देता है। जो फाइनल इफेक्ट आएगा उसको दिशा, शुरुआत देती है।
शुरुआत से ही फाइनल इफेक्ट का अनुमान लगाया जाता है कि शुरुआत ऐसी हो रही है तो ये फाइनली स्टोरी को कहां पर लेकर जाने वाले हैं। वो क्लियरली लेज डाउन हाउ ए टेल शुड बी रिटन। हम इतने तीसरे वीडियो में लगातार देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि एडगर एलन पो ने स्पष्ट रूप से बताया है कि कैसे एक स्टोरी को लिखा जाना चाहिए, कैसी चीजें व्यक्ति के, राइटर के दिमाग में स्टोरी लिखने से पहले होनी चाहिए। If his very initial sentence tend not to the upbringing of this effect, then he has failed in the first step. कह रहे हैं अगर जो इनिशियल सेंटेंस है, प्रारंभिक वाक्य है, टेंड नॉट टू अपब्रिंगिंग ऑफ दिस इफेक्ट। टेंड का मतलब होता है मूविंग टूवर्ड्स, इस प्रकार के प्रभाव को उत्पन्न करने की ओर पहला सेंटेंस अगर मुखर नहीं है, नहीं बढ़ रहा है, तो क्या होगा? यानी ये फेल्ड इन फर्स्ट स्टेप। तो जो राइटर है वो अपने पहले कदम में ही असफल है। पहला कदम ही मंजिल की ओर ही होना चाहिए। टेंड का मतलब उस दिशा में बढ़ना। एक दिशा हमें पता चल जाती है कि हम इस दिशा में बढ़ रहे हैं, तो वो पहला कदम ही दिशा तो बताएगा ना, मंजिल नहीं बता रहा है। पर अरे हम चलते हैं तो पहला कदम रखना तो उसी दिशा में तो रखेंगे जिधर जाना है। आगे मोड़ आएगा, थोड़ा सब कुछ आता है, पर मंजिल की ओर तो होगा ना। ये वो यहां पर बताना चाह रहे हैं। फर्दरमोर व्हाट इज इंडिकेटेड इन द ओपनिंग शुड बी फाइनली फुलफिल्ड एट द कंक्लूजन। और आगे क्या बता रहे हैं? देखो, फर्दरमोर और आगे बढ़ते हुए ये कह रहे हैं कि जो शुरू में इंडिकेट किया जाता है, व्हाट इज इंडिकेटेड इन द ओपनिंग, शुरुआती जो सेंटेंसेस में इंडिकेट किया जाता है, शुड बी फाइनली फुलफिल्ड इन द कंक्लूजन। तो वो निष्कर्ष में, फिर अंत में फुलफिल भी होना चाहिए, उसको पूर्णता को प्राप्त करना चाहिए। ये जो शुरुआत में हमने बता दिया, दिखा दिया, तो फिर वो आगे बढ़ेगा तो सही, तो वो पूर्णता को प्राप्त होगा जब भी शुरुआत का सिग्निफिकेंस बनेगा। द स्टोरी राइटर शुड कॉन्स्टेंटली हैव द डिनाउमेंट इन व्यू which elaborate the incident and tone in the narrative. Poe writes in the philosophy of composition. इनकी पुस्तक का नाम है द फिलोसफी ऑफ कंपोजिशन। इसमें पो ने क्या लिखा है? देखो, द स्टोरी राइटर शुड कॉन्स्टेंटली हैव द डिनाउमेंट इन व्यू। कॉन्स्टेंटली हैव, जो रिजल्ट है, परिणाम है, प्रभाव है, वो हमेशा राइटर के दिमाग में होना चाहिए स्टोरी लिखते समय कि मैं ये प्रभाव उत्पन्न करने के लिए ये लिख रहा हूं। हर समय उसके दिमाग में ये चलना चाहिए। While elaborating the incident and tone, अब कहानी में इंसिडेंट होती है, टोन होती है, ये आपको पता है। तो किस पात्र की क्या टोन रहेगी, कैसे बोलेगा, क्या लहजा रहेगा, किस भाषा में बोलेगा, और किस प्रकार की घटनाएं घटित होंगी कि वो हमें जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो प्रदान करे, और जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो एक पहले से निर्धारित तरीके से राइटर के दिमाग में हर समय मौजूद रहे।
कि मेरे को इस कहानी के माध्यम से रीडर के दिमाग में ऐसा प्रभाव उत्पन्न करना है। नथिंग इज मोर क्लियर देन दैट एवरी प्लॉट what the name must be elaborated to it denouement before anything be attempted with the pen. Nothing is more clear than the very plot. देखिए, प्लॉट से अधिक कहानी में और कुछ भी क्लियर नहीं होता है। मतलब प्लॉट सबसे क्रिस्टल क्लियर स्पष्ट, जैसे कहानी अपन बोलते हैं कि कहानी का प्लॉट तो बोलते हैं कि रिवेंज बेस्ड है, मतलब बदले पर आधारित है। तो अब बदले पर आधारित है तो बदले की कहानी है, उससे हम अंत में कैसा रिजल्ट उत्पन्न करते हुए देखना चाहते हैं। देखने वाले के, सुनने वाले के, पढ़ने वाले के दिमाग में ये हमें उसी समय क्लियर होना चाहिए जब कहानी शुरू करते हैं। राइटर अपना पेन उठाता है, जब उसके दिमाग में ये व्यू क्लियर होना चाहिए। It is only with the denouement constant in view that we can give the plot its indispensable air of consequence of making the incident and especially the tone at all points tends to the development of intention. देखो क्या होता है कि दिमाग में जो बात रहती है वो फिर हर शब्द में, सेंटेंस में परिलक्षित होती है। दिमाग में हमारे सपोज कि ऐसा विचार है कि कहानी पढ़ने के बाद जो रीडर है, जो ऑडियंस है, उसके दिमाग में ऐसा भाव आए कि बदला किसी समस्या का समाधान नहीं है। आपको मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं कि क्या दिमाग में आए कि बदला किसी समस्या का समाधान नहीं है, तो क्या होगा कि अब वो लिखेगा एक एक शब्द, एक एक सेंटेंस, व्हाटसोएवर, उसके दिमाग में वो बात रहेगी कि बदले को हमें सही सिद्ध नहीं करना है, हमें बदले को एक समाधान के रूप में प्रस्तुत नहीं करना है। बदला तो दिखाना है पर बदले को एक पश्चाताप, रिपेंटेंस के रूप में प्रस्तुत करना है। एक समाधान के रूप में हम बदला नहीं दिखा सकते हैं। इसलिए हमें वो बात हमेशा दिमाग में रखनी है। यू कैन कीप ऑल दीज थिंग्स इन योर माइंड, यू कैन कीप ऑल दीज थिंग्स इन योर माइंड वेन एवर यू राइट ए स्टोरी। आगे देखिए, आगे क्या बता रहे हैं। Just before developing the plot to the denouement, the tale writer should build up an effective climax as to keep emotional tension of the reader unflagging. Effective climax, देखो उसके दिमाग में इफेक्टिव क्लाइमैक्स भी होना चाहिए। किसके दिमाग में? राइटर के। कि क्लाइमैक्स होगा तो हम उसके अनुसार ही घटनाओं को आगे बढ़ा पाएंगे, उसके अनुसार ही घटनाओं को मोल्ड करेंगे। क्लाइमैक्स के अनुसार ही हम घटनाओं को एक रूप देते हैं। अभी आप देखिए कि क्लाइमैक्स है वो रीडर के दिमाग में नहीं होता है, वो राइटर के दिमाग में होता है। कि राइटर को पता होना चाहिए कि मेरा क्लाइमैक्स कैसा बनेगा, मैं स्टोरी को कहां लेके जाऊंगा, और कीप द इमोशनल टेंशन ऑफ द रीडर अनफ्लैजिंग। तो जो रीडर की इमोशनल फ्लैजिंग बंधा हुआ है उसको हमें खोलना नहीं होता है,
उसको हमें बांधे हुए रखना होता है, उसके इमोशंस को पूरी कहानी के दौरान हमें अपने साथ लेकर चलना होता है। If the climax in a story is not effectively built, the reader's emotional tension will collapse. देखो, कहानी के अंदर अगर हम सही तरीके से क्लाइमैक्स का निर्माण नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जो रीडर है उसका तारतम्यता टूट जाएगी, बिखर जाएगा। कहानी में आनंद नहीं आएगा। क्लाइमैक्स पर राइटर जैसा चाहे वैसा उसी तरीके से पहुंचना चाहिए। So there must be a conscious manipulation of the climax in a tale. तो किसी भी कहानी के जो क्लाइमैक्स है उसको एक डेलिब्रेट एफर्ट, कॉन्शियस प्रयास के साथ अर्जित किया जाना अपेक्षित होता है। हमेशा ध्यान में रखें कि क्लाइमैक्स तक ऐसे ही नहीं पहुंचा जाएगा, उसके लिए एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस को फॉलो करना ही होता है। It is the end toward which all the actions of the story accumulated move. ये क्लाइमैक्स है, उसमें क्या है कि सारा का सारा जो एक्शन है शुरुआत से उधर की ओर ही चलना चाहिए, यही हमें कहानी में बताना होता है। There should be logical correlation between various details in the story. लॉजिकल कोरिलेशन स्टोरी के अंदर होना जरूरी है, क्योंकि देखिए स्टोरी है वो हम स्वांतः सुखाए एक शब्द होता है जिसमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए ही आदमी काम करता है, वैसा स्टोरी के संदर्भ में आप नहीं कह सकते। Although we get satisfaction, हमें संतुष्टि मिलती है लिखने के बाद, पर जो ये शब्द लिखा है लॉजिकल लिखा है वेरियस डिटेल्स, लॉजिकल कोरिलेशन बिटवीन वेरियस डिटेल्स। तो जो विभिन्न डिटेल हम देते हैं कहानी में उनमें आपस में तारतम्यता तार्किक रूप से स्थापित की हुई होनी चाहिए। दोबारा सुने, तारतम्यता तार्किक रूप से स्थापित होनी चाहिए। लॉजिकल कोरिलेशन, कोरिलेशन क्या है? सह संबंध, घटनाओं में, चीजों में, वस्तुओं में, कैरेक्टर्स में, कहानी में जो भी दिखाया गया उनमें आपस में कोई न कोई रिलेशन होता है। वो रिलेशन लिखने वाले को तो पता है, लिखने वाले ने तो क्रिएट किया है, पर जो रीडर है उसने तो क्रिएट नहीं किया है। तो रीडर को क्या है कि वो कोरिलेशन पता होना बड़ा जरूरी है रीडर को। और वो पता होगा कैसे? जब वो एक तार्किक तारतम्यता, तर्क संगत विचारों के साथ वहां पहुंच पाने में सक्षम होगा। Poe says in a tale proper there is no space for the development of character. वो क्या कह रहे हैं? देखो कि एक जो कहानी है उसके अंदर करेक्टर है वो मोर और लेस फिक्स है। मतलब यो नहीं है कि उसको अब हम उसमें कोई परिवर्तन करेंगे। अकॉर्डिंग टू पो माइंड इट, some other critics may suggest some improvement as well, but Poe says that there is no scope of improvement. As you have presented the character either bad or good or worse or better, whatsoever type of character you have created, he would likely to remain same in the one piece of story.
देखिए, नॉवल का अलग सिस्टम है, वहां स्कोप है। शॉर्ट स्टोरी में इतना स्कोप नहीं है कि आप कैरेक्टर को बदलाव दिखा सको। कैरेक्टर जैसा है वैसा ही रहेगा एक शॉर्ट स्टोरी में पो के अनुसार। इमेजिनेशन प्लेज एन इफेक्टिव एंड इंपॉर्टेंट रोल इन द अटेनमेंट ऑफ द यूनिटी ऑफ इफेक्ट। इमेजिनेशन है उसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि राइटर है वो इमेजिन करके ही तो देखेगा। राइटर कहां इमेजिन करके देखेगा? अपने आप को रीडर की जगह इमेजिन करके देखेगा कि ये शॉर्ट स्टोरी मैं अगर पढ़ता हूं तो मेरे दिमाग में किस प्रकार के विचार आएंगे, मेरे दिमाग में किस प्रकार का इम्पैक्ट आएगा, मेरे को क्या करना होगा। It is through the agency of imagination of a lofty order that the artist material is shaped. और जो उच्च क्वालिटी की इमेजिनेशन होती है उससे आर्टिस्ट है वो अपने मटेरियल को एक मूर्त रूप देता है, एक आकृति प्रदान करता है, और वो आकृति ही एक स्टोरी के रूप में हम सभी लोगों के समक्ष आती है। इसलिए एक शब्द और साथ में लिखा है, टेक्निक इज ऑफ कार्डिनल इंपॉर्टेंस इन द शॉर्ट स्टोरी। इसलिए शॉर्ट स्टोरी में जो तकनीक है उसका भी बड़ा भारी महत्व है कि हम कौन सी तकनीक अपनाते हैं अपनी शॉर्ट स्टोरी को प्रेजेंट करने के लिए। द टेल राइटर शुड राइट नॉट फ्रॉम हिज इमोशंस और फ्रॉम हिज इंस्पिरेशंस बट कोल्डली एंड एलाबोरेटली फ्रॉम हिज इंटेलेक्ट। ये भी पो का मत है, ध्यान में रखना। वो क्या कह रहे हैं कि एक शॉर्ट स्टोरी राइटर को अपने भावों से, अपने सेंटीमेंट से लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर कहां से लिखे, कैसे लिखे? बी पेशेंट एंड कोल्डली फ्रॉम हिज इंटेलेक्ट का मतलब क्या है पता है? बहुत ही धैर्य के साथ और चतुराईपूर्ण तरीके से, शांत चित्त से अपने इंटेलेक्ट बुद्धि को इस्तेमाल करते हुए स्टोरी लिखे। इमोशंस हो सकते हैं पर इमोशंस से लिखना नहीं है। लिखना कहां से है? दिमाग से। हर एक डिजायर्ड इफेक्ट है उसका परिणाम सोचना है कि इससे जो डिजायर्ड इफेक्ट है वो अटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर डिजायर्ड इफेक्ट हो रहा है, अब वो कैसे, वो इमोशन से थोड़ी पता चलेगा, वो इंटेलेक्ट से पता चलेगा कि मैंने ये सेंटेंस डाला है, इस कैरेक्टर के मुंह से ये सेंटेंस बुलवाया है, तो इसका अन्य कैरेक्टर पे तो इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, साथ में जो रीडर है उसके दिमाग में क्या छवि बनेगी इस कैरेक्टर के बारे में। वो इमेजिनेशन तो नो डाउट करना पड़ेगा, पर इंटेलेक्ट का इस्तेमाल आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते। इसलिए पो ने बुद्धिमत्ता को सबसे महत्वपूर्ण माना है स्टोरी लेखन के संदर्भ में। लास्ट बात जो स्टोरी लेखन के संदर्भ में है वो इसकी भाषा। भाषा कैसी होनी चाहिए? लैंग्वेज ऑफ शॉर्ट स्टोरी शुड बी ए मॉडल ऑफ इकोनॉमी। याद रखनी है बेटा सारी बातें, इतना मैटर आपको इसीलिए बताया है शॉर्ट स्टोरी के संदर्भ में कि एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए आप इसमें बहुत अच्छे मार्क्स ला सके। मॉडल ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए लैंग्वेज। मॉडल ऑफ इकोनॉमी का मतलब क्या है कि मित व्ययता का आदर्श नमूना प्रस्तुत करनी चाहिए स्टोरी। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एलाबरेट ज्यादा नहीं हो। शॉर्ट स्टोरी में आपको जो शब्द याद रखना है, आपको मैंने बताया था, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। तो बुद्धिमत्ता आपकी कहां परिलक्षित होती है कि आप संक्षेप में ही बहुत कुछ बता दें।
गागर में सागर भर दें। एवरी वर्ड इन इट शुड कंट्रीब्यूट टू इट्स इफेक्ट। हर एक शब्द का कंट्रीब्यूशन दिखाई देना चाहिए, कंट्रीब्यूशन होना ही चाहिए। ऐसा कोई शब्द न हो कि जिसको हटा दें तो भी बात बन जाए। हटा दे तो भी बात बन जाए, इसका मतलब क्या हुआ? दैट वाज यूजलेस, इररेलेवेंट। फिर वो शब्द यूजलेस था, इररेलेवेंट था, उसकी कोई उपयोगिता थी नहीं। जब भी तो हटा दिया तो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसा इस एंगल से सोचना पड़ता है देखो बेटा कि एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण, कोई शब्द हम हटा रिमूव नहीं कर सकते। Everything must be calculated and precise. It requires the apt word and the telling phrase. इसके लिए हमें निश्चित रूप से जिसको बोलते हो आप डिक्शन, शब्द चयन बड़ा उत्तम क्वालिटी का होना चाहिए। हमारा शब्दों का चयन है वो शानदार होना चाहिए। डिस्क्रिप्टिवनेस है जो बहुत ज्यादा डिटेल है, वो नॉवेल्स में, एपिक में अलाउ है, वो शॉर्ट स्टोरी में अलाउ नहीं है। आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ए शॉर्ट स्टोरी इन लास्ट 2, 3, 4 वीडियो। आई थिंक 3, 4 videos we have discussed these things. Why? Because something may be there in your examination and it is the theory of creativity at how we can create stories. Try to go through this matter again and again, and if any query is there, you may ask me. Okay, thank you very much.